हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रिंकू। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले हम पॉलिटी का जो मेन फ्रेम है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। बाद में हमको पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो हमारे दिमाग में क्या आता है वो बाद में हम समझेंगे। पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है ये जो आया है पॉलिटी में, ये उसका ओरिजिन कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये क्यों चाहिए था इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों। सो बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी आर गोइंग बैक टू द 1600 when the British East India Company came to India. ओके, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आए थे तब की बात हम कर रहे हैं कि जो जब आए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में, वो एज ए ट्रेडिंग कंपनी आए थे। ट्रेडिंग कंपनी मीन्स एज ए ट्रेडर ये इंडिया में आए थे। और 1600 से लेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो समय था उनके बीच में ये ट्रेडिंग कंपनी बदल गए थे। ये धीरे धीरे ट्रेडर से बन गए थे। उनका जो एंटिटी था वो बदल गया था पॉलिटिकल पावर में। क्या पॉलिटिकल पावर में बदल गया था, पॉलिटिकल पावर में। तो कैसे बदले, क्या हुआ, वो सब हम पढ़ेंगे अभी। हुआ तो पहले जो गवर्नमेंट था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमारा इंडिया था। सो इंडिया को उस समय बताया गया, मतलब बताते हैं कि हम इंडिया डोमिनियन स्टेटस था। डोमिनियन का मतलब ही ये है कि वो दूसरे की अधीन में था। कौन? इंडिया। हमारा जो इंडिया था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था, इसलिए उसको डोमिनियन बता रहे थे। तो उस डोमिनियन स्टेटस से लेकर इंडिया का जो ट्रांजिशन था सोवरेन, डेमोक्रेटिक में बदलना, फिर रिपब्लिक में बदलना, उनका जो ट्रांजिशन फेज था, वो ट्रांजिशन फेज में जितने भी एक्ट आए थे, जितने भी पॉलिसीज आए थे, वो सब के बारे में पढ़ेंगे अभी। हुआ तो ब्रिटिश का जो रूल था उसको दो हिस्से में बांट देते हैं। कितने हिस्से में? दो हिस्से में। एक है तुम्हारा कंपेनी रूल, कितने से कितने साल चला ये भी बताएंगे तुमको, कंपेनी रूल। और दूसरा था तुम्हारा क्राउन रूल। दूसरा था क्राउन रूल। कंपेनी रूल क्या है और क्राउन रूल क्या है वो सब हम पढ़ेंगे। कंपेनी रूल जो था वो 1773 से लेके तुम्हारा 1858 तक था। और जो क्राउन रूल था वो 1858 से लेकर 1947 से तक था। इतने साल तक था। तो इंडिया को ये दोनों रूल की जरूरत क्यों पड़ी? एक तो कंपेनी रूल कर रहा था, फिर बाद में क्राउन रूल का जरूरत क्या पड़ी कि वो क्राउन रूल में आना चाहते थे इंडिया। वो सब पढ़ेंगे हम। ट्रांजिशन फेज कितना कितना था। पहले हम देखते हैं कंपेनी रूल क्या होता है। क्या था पहले कंपेनी रूल?
कंपनी रूल में कितने कितने सारे एक्ट थे, क्यों आया क्या नहीं, वो सब पढ़ेंगे हम। तो कंपनी रूल का जो था, कंपनी कंपनी मतलब कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये जब इंडिया में आए थे एज ए ट्रेडिंग पास लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से हुआ, तो अब वो सब पढ़ेंगे अब हमें। पहले है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये क्या था, ये एक्ट को रेगुलेटिंग क्यों दिया गया, 1773 में आया गया वो एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट दिया क्यों गया हुआ। इसका मतलब है कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको रेगुलेट कर रहा था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में नहीं है, वो है तुम्हारा इंग्लैंड में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है उसका जितना भी तुम्हारा ट्रेडिंग हुआ, तुम्हारा जितना भी उसका अफेयर्स है, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का अफेयर जितना भी था उसको रेगुलेट कर रहा था कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इसको इसीलिए बोलते हैं, इस एक्ट के दौरान तुम्हारा क्या हुआ कि इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रिटिश रेगुलेशन। इसको इसीलिए ब्रिटिश रेगुलेशन का पहला स्टेप बताया जाता है। कौन से एक्ट में आया, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आया हुआ। तो जो रेगुलेशन था किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, कौन कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जितना भी अफेयर्स है उसका, अफेयर्स मतलब तुम्हारा ट्रेडिंग में हुआ कि उनका जितना भी सारा पॉलिटिकल हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ, वो सब में उनका ट्रेडिंग, उसका जो कंट्रोल कर रहा था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया के थ्रू अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लिया। समझ में आ रहा है, इट मीन्स इट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। इट लेड द फाउंडेशन फॉर सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का फाउंडेशन शुरू कर दिया, अभी शुरू हो गया है, हुआ। तो अगर शुरू हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो कंपनी रूल जो था उसका ऑफिशियली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिला। किस मतलब कौन सी चीज का रिकॉग्नाइजेशन मिला कि कंपनी का भी तो रोल आएगा ना भाई, क्योंकि ये एच ए रिकॉग्नाइजेशन मिल गया इसको, किसका, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का मिल गया। कौन सी दोनों का, पॉलिटिकल और दूसरा है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी मिल गया इसको, रिकॉग्नाइजेशन मिला अभी इसको, हुआ। इस समय थे तुम्हारा गवर्नर जनरल, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, गवर्नर जनरल तुम्हारा वॉरेन हेस्टिंग थे भाई। कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। और जो गवर्नर जनरल ये थे, कहाँ का गवर्नर जनरल थे, बंगाल का।
ये वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल थे वो बंगाल का अभी इंडिया का एक ही पार्ट का बाद आ रहा है। कौन सा? ये अगर तुम्हारा इंडिया है हुआ तो अभी बंगाल की बात ही हो रही है कि इस बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे उनकी बात हो रही है। वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है। हुआ वारेन हेस्टिंग की बात हो रही है। तो अभी वो रूल स्टार्ट हो चुका है। वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाया गया। उनके साथ उनको एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी प्रोवाइड किया गया। क्या प्रोवाइड किया गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड किया गया। किसके तरफ से भाई? ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि लो भाई तुमको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और तुम्हारे साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया गया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितना मेंबर होंगे? 4 मेंबर। कितना मेंबर? 4 मेंबर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रोवाइड किया गया। ये तो इंपॉर्टेंट बात है। कितना मेंबर थे पहले हुआ वो तुम्हारा प्रोवाइड किया गया। तो अभी बंगाल की बात हो चुकी और उनके बाद जो 2 प्रेसिडेंसीज थे, कौन सा प्रेसिडेंसीज? एक था तुम्हारा बॉम्बे प्रेसिडेंसीज और एक मद्रास प्रेसिडेंसीज। तो उस समय की बात ये थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो ऐसे बोल रहा था कि देखो भाई कि हम इतने सारे गवर्नर्स इतने सारे प्रेसिडेंसीज को एक साथ डील नहीं कर सकते, इसीलिए हम बंगाल में वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल बनाए। और जो 2 प्रेसिडेंसीज है हमारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वो अंडर सबऑर्डिनेटेड रहेंगे। किसके? सबऑर्डिनेटेड टू तुम्हारा बंगाल, उनके अंडर में आएंगे। हुआ ये बात तुम्हारा बताया गया रेगुलेटिंग एक्ट में। मतलब तुम सोच लो कि एक सेंटर बनाया बंगाल में और मद्रास और बॉम्बे दोनों को सेंट्रलाइज कर रहा है। ये इधर तुम्हारा सेंट्रल पावर रख दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और फिर इन दोनों प्रेसिडेंसी को उनके अंडर आने के लिए वो रूल बनाया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रलाइजेशन का ये फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा। समझ में आया इतना कि ये रहा तुम्हारा बंगाल, इनके अंडर में आए तुम्हारा 2 प्रेसिडेंसीज, वो है तुम्हारा क्या? बॉम्बे और एक था तुम्हारा मद्रास। समझ में आ रहा है? इनके जितना भी मैटर्स है भाई ये सब कौन डील करेगा? तुम्हारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग वो सब डील करेगा। हुआ तुम्हारा सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी से। ये कौन सा प्रेसिडेंसी? सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी से। ये समझ में आया इतना? सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज। तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, समझ में आया इतना कौन सबऑर्डिनेट है, किसके अंडर में आया क्या नहीं। अब आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। कहा? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टैब्लिश किया गया, बनाया गया। कितने में? 1774 में
तुम्हारा 73 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, 1 साल बाद तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट है, ये आराम से याद कर सकते हो। हुआ। और उस समय जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस थे, कौन? उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्पे। कौन? एलिजा इम्पे थे। और उनके साथ कुछ जजेस भी थे, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। ओके, इतना समझ में आया? आया कि नहीं? ठीक है। सो तो इतना तो समझ में आया कि इस एक्ट में एक गवर्नर जनरल बनाया गया फर्स्ट। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो एक्ट आया इनका इंपॉर्टेंस क्या है? एक बनाया गया गवर्नर जनरल, दूसरा बनाया गया मेन पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट क्यों भाई? सुप्रीम कोर्ट का जरूरत क्यों आया? क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका जो जितना भी था मतलब जो चीज था उनका जुरिस्डिक्शन कौन कर रहा था? सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। हुआ कि अच्छा ठीक है। सो रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आया इतना तक। और इस एक्ट में और एक चीज लाया गया था, तुम्हारा जो ट्रेड था, वह जो ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के लोग, उनको प्राइवेट ट्रेड करने के लिए प्रोहिबिट किया गया था। क्या? प्राइवेट ट्रेडिंग की प्रोहिबिशन लगाया गया उनको। मतलब कि तुम जो भाई कर रहे हो कंपनी में ट्रेडिंग, तुम प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकते, किसी से ब्राइब भी नहीं ले सकते, किसी सर्वेंट से ब्राइब नहीं ले सकते, प्राइवेट ट्रेड कर नहीं सकते, इन पे भी तुम्हारा लगाया गया प्रोहिबिशन। हुआ। चलो ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। फिर तीसरा पॉइंट, ब्रिटिश को सुपरवाइज करना था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुपरवाइज करना था। कौन सी सुपरवाइज करना था? कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनका जो ट्रेडिंग चल रहा है, भाई ट्रेडिंग कर रहा है तो रेवेन्यू कलेक्शन होगा ना, होगा। तो उनका रेवेन्यू कितना आ रहा है, उनका सिविल कितना आ रहा है, मिलिट्री जितना भी बनाया गया था उसमें, उनको सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड रखाया गया, बोर्ड बनाया गया। हुआ। उनको बताया, उनको उनका नाम जो है, तो उनका नाम है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। समझ में आया? तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, इनका काम क्या है कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, सिविल हुआ, रेवेन्यू सिविल मैटर को लेके, मिलिट्री मैटर को लेके, उनका सब रिपोर्ट देता था। किनको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये सब रिपोर्ट देने का काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का था। हुआ ना? समझ में आया? तो थोड़ा क्विक ग्लिम्स ले लेते हैं इसका, किसका? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। हुआ। इस समय थे तुम्हारा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ओके, किधर का थे ये? बंगाल का। और बंगाल से जुड़ी दो चीज किया है तुम्हारा, मद्रास और बॉम्बे। ये दोनों क्या थे? सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज थे ये।
उनका मैटर रिलेटेड जितना भी था वो कौन देखता था? बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग देखता था। और फिर क्या क्या सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया? कितने में? 1774 में हुआ। फिर क्या आया तुम्हारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्यों आया और किसके लिए आया? यह तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, रेवेन्यू के मैटर में हुआ, सिविल के मैटर में हुआ, मिलिट्री के मैटर में हुआ, जितने भी तुम्हारा रेवेन्यू कलेक्शन हुआ कि सिविल मिलिट्री जितना भी रिपोर्ट आता था, वो सब का रिपोर्ट कलेक्ट कर रहा था। कलेक्ट कौन कर रहा था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। किसको देता था वो रिपोर्ट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। हुआ? समझ में आया इतना? ठीक है। अभी फिर आते हैं दूसरे एक्ट में। वो है तुम्हारा सेकेंड एक्ट, एमेंडिंग एक्ट। एमेंडिंग एक्ट क्या था तुम्हारा? एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ओके, इसको भी बोलते हैं क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या? एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं। सेटलमेंट नाम से तो पता चल रहा है, सेटलमेंट, एमेंडिंग एक्ट जो आया, एमेंडिंग का मतलब ही कुछ बदलाव करना, कुछ चेंजेस लाना हुआ। तो इस एक्ट का जरूरत क्यों पड़ा भाई? एक तो तुम्हारा ब्रिटिशर्स ने दे दिया कि तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाए, उनका प्रोविजन लाए। उनमें जो प्रोविजन लाया गया था उनमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट आया कि वो दूसरा एक्ट लाना पड़ा, उनको एमेंडिंग एक्ट लाना पड़ा? पहला था जो बनाया गया था गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट हुआ। इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ गया भाई उस समय में। और कॉन्फ्लिक्ट ये था कि गवर्नर जनरल का जो पावर था वो एम्बिग्यूअस था, कितना था क्या नहीं, मनमर्जी वो कर रहा था। और सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो आउट ऑफ तुम्हारा कलकत्ता था। हुआ? तो वो सब में बदलाव लाया गया इसमें। हुआ कि देखो भाई, गवर्नर जनरल को जितना भी तुम्हारा पावर दिया गया था, तुमको इतना पावर इतने इतने में रहना है, वो सब इनमें मेंशन किया गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो एक्सटेंसिव जुरिस्डिक्शन था वो लिमिटेड किया गया कितने तक कि तुम अपने कलकत्ता के अंदर ही बस जुरिस्डिक्शन कर सकते हो। हुआ? वो सब मेंशन किया गया इसमें। इट मीन्स जो पहले था गवर्नर जनरल, सुप्रीम कोर्ट हुआ, जो उनका जो जुरिस्डिक्शन के लिए रखाया गया था, किनको? सुप्रीम कोर्ट को। तो पहले में यह पॉइंट आता है कि तुम्हारा जो गवर्नर जनरल है उनका जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल तो बस एक ही नहीं था ना, उनके साथ एक काउंसिल भी था 4 मेंबर वाला। हुआ? उनको एक्सेम्प्टेड किया गया। किससे? सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से। समझ में आ रहा है? अगर ये कुछ ऑफिशियल एक्ट करना चाहता है तो ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगा। हुआ? उनको उतना पावर दिया गया, वेटो पावर उनको दिया गया गवर्नर जनरल को। फिर आया तुम्हारा रेवेन्यू मैटर से। रेवेन्यू मैटर जो था, हुआ, वो रेवेन्यू मैटर में भी
दखल अंदाजी नहीं करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। भाई सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी जुरिस्डिक्शन नहीं चलेगा रेवेन्यू मैटर से लेके। हुआ। और एक था तुम्हारा जो लॉ था, एक पर्सनल लॉ, जो कौन सा? पर्सनल लॉ, जो हिंदू, और इसको बोलते हैं मोहम्मदन लॉ। हुआ। अगर कोई चाहेगा तो वो अप्लाई कर सकता है, कोर्ट में जाके ये सब करके अपील कर सकता है। और जितने भी तुम्हारा प्रोविंशियल कोर्ट जितने भी थे, वो डायरेक्टली गवर्नर जनरल इन काउंसिल से आएंगे। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यों आया, क्यों क्यों नहीं आया, वो सब तो तुम समझ गए अभी। 1784 का जो एक्ट था तुम्हारा, सॉरी 1781 का। अभी तुम्हारा पढ़ेंगे हम 1784 वाला। कौन सा? जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों आया, इतना पता चला तुमको। इनका मेन पॉइंट ये था कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ गया था तुम्हारा गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच, वो इसमें कंफर्म कर दिया गया कि गवर्नर जनरल का जो पावर होगा वो कितने तक होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा वो कितने तक रहेगा, वो सब तुम्हारा इसमें मेंशन किया गया। हुआ। फिर चलते हैं तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। क्या? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। भाई एक तो एक दूसरे कुछ एक्ट में कुछ बदलाव सुधार करने के लिए दूसरा एक्ट आ रहा है। बात यही है, नाम से पता चल रहा है पिट्स। ये पिट्स कौन थे भाई? पिट्स थे तुम्हारा वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का एक मिनिस्टर, सॉरी तुम्हारा वो कौन सा उनका नाम, वो चलो पिट्स एक तुम्हारा वो ब्रिटिश का जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, पूरा नाम याद नहीं आ रहा। पिट्स कौन थे? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस समय का। पार्लियामेंट में हुआ। तो एक लेजिस्लेशन ये पास किए थे। कौन? जो पिट्स थे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, वो एक लेजिस्लेशन पास किए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्यों? कि जो प्रीवियस जो एक्ट थे, कौन कौन से अमेंडिंग एक्ट हुआ तुम्हारा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हुआ, उनको और थोड़ा अच्छे से गवर्न करने के लिए और मोर कंट्रोल तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ब्रिटिश इंडिया में, इसलिए वो एक लेजिस्लेशन पास किए थे। हुआ। उनका टेरिटोरी में। और इनमें इस एक्ट में तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट भी था और कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो दोनों था। तो इसका जो की प्रोविजन था, जो जो मेन पॉइंट निकल के आया था, इसमें क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ, कौन सा डिस्टिंक्शन किया गया, वो सब देखेंगे।
डिस्टिंग जो काम में डिस्टिंक्शन था वो पहले देखेंगे। किसके काम में? कंपनी के जो काम में हुआ। एक था तुम्हारा फंक्शन डिस्टिंक्शन जो था हुआ, फंक्शन का जो डिस्टिंक्शन था, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का फंक्शन इतना था कि वो ट्रेडिंग कर रहे थे, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, सिविल मिलिट्री इतना वो मेंटेन कर रहे थे। तो उनका जो काम जो एक था उनको सेपरेट किया गया, जो कमर्शियल था और पॉलिटिकल। कमर्शियल फंक्शन और दूसरा था तुम्हारा पॉलिटिकल फंक्शन। कंपनी का जो था उन दोनों को सेपरेट किया गया। समझ में आ रहा है? तो कमर्शियल फंक्शन के लिए एक बोर्ड था, वो जो पहले था वो क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था पहले। दूसरा था तुम्हारा पॉलिटिकल फंक्शन के लिए, फिर दूसरा एक बोर्ड बनाया गया जो था तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो सेंट्रलाइजेशन कितना तगड़ा तरीके से हो रहा है। पहले एक कर दिया था, अब वो फंक्शन को सेपरेट कर दिया और सेपरेट तुम्हारा बोर्ड भी बैठाया गया है उसमें। समझ में आ रहा है? हुआ। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इसमें कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। समझ में आ रहा है? कितने मेंबर थे? 6 मेंबर थे। 6 मेंबर थे ये, और इनका काम था कि पॉलिटिकल फंक्शन जितना भी हो रहा था उनका वो देखभाल करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे वो कमर्शियल अफेयर के बारे में वो देखेंगे। समझ में आ रहा है इतना? उनका रोल जो था वो सेपरेट कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उनका रोल भी सेपरेट कर दिया गया अफेयर्स के बारे में। और दूसरी बात था कि गवर्नर जनरल की काउंसिल के बारे में। क्या? गवर्नर जनरल के काउंसिल के बारे में। पहले गवर्नर जनरल के काउंसिल में कितने मेंबर थे भाई? 4 मेंबर। उनको अभी रिड्यूस कर दिया गया। कितने में? रिड्यूस टू 3 मेंबर। क्यों? 4 से 3 करने का मतलब क्या है भाई? तुम रिड्यूस करके क्या बताना चाहते हो? रिड्यूस करके ये लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो रिड्यूस कर दिया, इसका मतलब ये है कि जो 3 मेंबर्स थे अभी बन गए हैं, वो गवर्नर जनरल को मोर पावर वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन मैटर टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, मिलिट्री मैटर। मोर अथॉरिटी उनको प्रोवाइड कर दिया गया। किनको? गवर्नर जनरल को। 4 मेंबर से 3 मेंबर जो बनाया गया, उनका रिड्यूस मेंबर जो किया गया, तो मोर अथॉरिटी इन मिलिट्री मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, गवर्नर जनरल को पावरफुल बना दिया गया। कौन सी एक्ट में? ये तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट में हुआ। और दूसरी बात कि इंडियन जो ईस्ट इंडियन कंपनी का जो टेरिटोरी था इंडिया में, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरी जो बनाए गए थे इंडिया में, जो टेरिटोरी बनाए थे, उतने जो टेरिटोरी था उन टेरिटोरी को ब्रिटिश पोजेशन कहा गया। वाह, वो ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया कहा गया। दैट मीन्स क्या है इसका मतलब? कि जितने भी टेरिटोरी इंडिया में वो बनाए थे
उतने टेरिटोरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट का वो सुप्रीम कंट्रोल था। उधर क्या था? सुप्रीम कंट्रोल। उधर उनका सुप्रीम कंट्रोल बन गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो मिल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटोरी एक्वायर कर रहे थे, उतने टेरिटोरी ब्रिटिश इंडिया पोजीशन इन इंडिया कहा गया, और उतने टेरिटोरी में सुप्रीम कंट्रोल आता था किन का? तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट का रहता था। ओके, तो इसका मतलब क्या कि अगर ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तुम्हारा सुप्रीम कंट्रोल एस्टैब्लिश कर रहा है, तो ये तो हुआ तुम्हारा डायरेक्ट कॉलोनियल रूल कह सकते हो, तो कि इतना एरिया में तुम्हारा डायरेक्ट कॉलोनियल रूल रहा, मतलब बनाया गया। ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आते हैं हम एक्ट ऑफ 1786 में। ये तुम्हारा पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 खत्म हुआ। अब आता है तुम्हारा एक्ट ऑफ 1786 में आता है एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786 में जो गवर्नर जनरल थे तुम्हारा, कौन थे वो? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपोर्टेंट है भाई ये गवर्नर जनरल, कौन से एक्ट में कौन सा गवर्नर जनरल थे। तो इस एक्ट में अभी तुम्हारा गवर्नर जनरल बदलेंगे। पहले थे तुम्हारा कौन भाई? बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। अभी बंगाल का जो गवर्नर जनरल अपॉइंटमेंट हुआ 1786 में, वो थे तुम्हारा कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बंगाल का। और ये भी थे कमांडर इन चीफ भी, ये भी याद रख लेना। लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ भी थे वो। तो इनको एक स्पेशल प्रोविजन ऑथोरिटी मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और वो क्या था कि काउंसिल का जितना भी जो डिसीजन था, गवर्नर जनरल था पहले, उनके साथ एक काउंसिल बैठाया गया था, उनके डिसीजन को भी ओवरराइड कर सकते थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इतना ऑथोरिटी उनके पास दिया गया था। अगर कुछ भी डिसीजन तुम्हारा काउंसिल बना रहा है तो उनको ओवरराइड करने का डिसीजन भी, पावर भी उनको ग्रांट में मिला था। ग्रांटिंग किया गया था किनको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। समझ में आया इतना? ठीक है, अब आते हैं भाई, इतना बस ये एक्ट बस इतना ही है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में, कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में अभी भाई गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल अभी जॉन शोर थे। कौन थे? जॉन शोर थे। अभी जॉन शोर थे।
तो चार्टर एक्ट अब तुम्हारा 1793 जो था, चार्टर एक्ट अब 1793 जो था, ओके, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तुम्हारा जॉन शो। तो अभी जो पावर के बारे में बताएंगे हम, पावर इनका वो एक्सटेंडेड किया गया हुआ। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो पहले थे गवर्नर जनरल, इनके पहले जो गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके जो पावर थे, अभी के बाद जितने भी गवर्नर आएंगे उनके पावर सभी को क्या एक्सटेंडेड किया गया, फ्यूचर गवर्नर जनरल्स को, और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी जितने भी थे उनको भी और मतलब बढ़ाया गया। और तुम्हारा दूसरी बात यह है कि इनकी जो अथॉरिटी था गवर्नर जनरल का, उनको भी बढ़ाया गया। वो सब पहले क्या, वो तुम्हारा बंगाल में बस तुम्हारा अथॉरिटी था उनका, अभी उनका अथॉरिटी कंट्रोल करने का जो अथॉरिटी था उनको बढ़ाया गया ओवर बॉम्बे एंड मद्रास में भी। बॉम्बे एंड मद्रास में भी तुम्हारा, मद्रास प्रेसिडेंसी में उनका भी एनहेंस किया गया, उनका अथॉरिटी जो पावर अथॉरिटी था, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था, उनको उधर भी एक्सटेंड कर दिया गया। ओके। और इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को भी एक अच्छा खासा ट्रेडिंग करने का मौका भी मिला था। एक्सटेंड किया गया उनका ट्रेडिंग जितना भी था, जितना पहले जितना भी मोनोपोली था, जितना साल का जो ट्रेडिंग मोनोपोली मिला था, और भी बढ़ाया गया 20 साल मोर, 20 साल 20 ईयर्स मोर। ये लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। कहाँ? इंडिया में। इंडिया में फिर वो ट्रेनिंग करेंगे 20 साल ज़्यादा। और क्या आया था इसमें, इस सेक्ट में? तो ये एक्ट में और एक चीज़ आया था, वो है तुम्हारा वो रेवेन्यू के बारे में। अच्छा, रेवेन्यू जो कलेक्शन होता था तुम्हारा जुडिशियरी में, जुडिशियल फंक्शन में, उन दोनों को सेपरेट किया गया। जितने भी रेवेन्यू कोर्ट्स थे इंडिया में, जितने भी तुम्हारा रेवेन्यू कोर्ट थे उनको एबोलिश किया गया। उन रेवेन्यू कोर्ट को क्या बोलते थे? जो पहले एक साथ हुआ करती थी तुम्हारा रेवेन्यू मैटर, जुडिशियल मैटर का जो रेवेन्यू कोर्ट था, उनको बोलते थे माल अदालत। क्या बोलते थे? माल अदालत। वो एबोलिश किया गया क्योंकि उनको थोड़ा वो एडमिनिस्ट्रेटिव का एफिशिएंसी अच्छे से बढ़ाना था, इसीलिए। तो वो माल अदालत को वो एबोलिश कर दिए। सो बस आज इतना है। फिर दूसरे जो एक्ट आए थे वो फिर दूसरे क्लास में हम देखेंगे। बाद में जो तुम्हारा उनका कुछ ये एक्ट का जो कुछ कुछ प्रोविजन था, कौन सी बोर्ड को कैंसिल किया गया, वो सब दूसरे एक्ट में देखेंगे फिर। हुआ। और इसमें और एक चीज़ आया था, सॉरी बताना भूल गया था मैं, चार्टर एक्ट 1793 में तुम्हारा जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे
ये आता है एग्जाम में, क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी। क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो कौन से एक्ट में मैन, जो उनका जो प्रमोट कर रहे थे, जो उनका मोरल रिलीजियस इम्प्रूवमेंट जो था इंडिया में, तो वो क्रिश्चियन मिशनरी कौन से एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में आए थे। ये लिख देना कभी। क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे इंडिया में प्रमोट करने के लिए उनका जो रिलीजियस अफेयर्स, वो एक्ट ऑफ 1793 में आए थे। समझ में? एक्ट ऑफ 1793 में आए थे। चलो आज के लिए बस इतना है, फिर बाकी सब एक दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक से रहना, अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना सब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।